Hello everyone, I welcome you all to the lecture on thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स हम दो पार्ट में कवर करेंगे, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. दिस इज अबाउट मी. ये एक आउटलाइन है कि थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर्स में मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करूंगा. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स से. वर्ड थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, थर्म और डायनेमिक्स. थर्म एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है हीट, और डायनेमिक्स जो है वो रिलेटेड है मूवमेंट या पावर से. ओके, अब डायनेमिक्स पावर से कैसे रिलेटेड है वो समझते हैं. देखिए, मैकेनिक्स में हम किसी भी बॉडी का जब एनालिसिस करते हैं तो तीन टाइप से करते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. जब बॉडी रेस्ट पे होता है और तब हम जब नेट फोर्स बैलेंस करते हैं वो स्टैटिक एनालिसिस होता है बॉडी का. जब बॉडी मूव करता है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है. ओके, तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन को हम काइनेमेटिक्स एनालिसिस ऑफ सिस्टम बोलते हैं. ओके, बट ये बॉडी जब ये मूव कर रहा है तो इस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे हम, तभी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ओके, अगर इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है तो हम कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे इस बॉडी पे, इस डायरेक्शन में, तभी ये मूव कर रहा है. तो द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी, उसके कैलकुलेशन को हम डायनेमिक्स एनालिसिस ऑफ सिस्टम बोलते हैं. ओके, डायनेमिक्स एनालिसिस में हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं जिसके कारण वो बॉडी मूव कर रहा है. तो हमको ये समझ में आया कि डायनेमिक्स फोर्स से कैसे रिलेटेड है. अब अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे और वो डिस्प्लेस होता है, तो कितना वर्क हमने किया इस बॉडी पे इसको डिस्प्लेस करने के लिए एल लेंथ से, वो क्या होगा, फोर्स इनटू मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. दिस इज वर्क डन ऑन दिस बॉडी. अब किस रेट से हमने वर्क किया वो क्या होता है, पावर. मीन्स वर्क पर यूनिट टाइम इज पावर. तो अब हमको ये समझ में आया कि डायनेमिक्स पावर से कैसे रिलेटेड है. तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो रिलेट करता है हीट को और वर्क या फिर पावर को. इन दोनों के बीच के रिलेशन को ही हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, या स्टडी करते हैं हम इन दोनों के बीच के रिलेशन को. अब एक एग्जांपल लेते हैं. ये एक बॉडी है और इसमें गैस है और ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं. अब जब हम इसमें हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और फिर वेलोसिटी या प्रेशर उसका इंक्रीज़ होगा. ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें प्रेशर और वेलोसिटी ऐसे रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड है. स्मॉल वी वेलोसिटी है और कैपिटल वी वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम है. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर है. तो प्रेशर वेलोसिटी से ऐसे रिलेटेड है और इसका डेरिवेशन जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्लास लेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे. तो इसको हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं. अब हमको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगा, हाफ एम एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर. ओके, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी. तो मैं यहाँ पास हाफ एम वी स्क्वायर रीअरेंज करूँ तो मैं इसको के ई लिख सकता हूँ. के ई इज काइनेटिक एनर्जी. तो पी वी इज इक्वल्स टू 2/3 एन के ई. नेक्स्ट, अगर ये गैस आइडियल गैस है तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होगा, या फिर एम आर सी टी लिख सकते हैं. आर सी कैरेक्टरिस्टिक गैस कॉन्स्टेंट है, या फिर अगर बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट के टर्म में लिखे तो एन के टी भी लिख सकते हैं, जहाँ एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर मैं पी वी का वैल्यू इनमें से किसी से भी यहाँ अगर रख देता हूँ इस इक्वेशन में,
तो फिर जैसे एन के टी को अगर मैं इधर पी वी के जगह पे रिप्लेस करता हूँ तो मुझे मिलेगा एन के टी इक्वल्स टू एन एम वी स्क्वायर बाई 3। और इससे मुझे ये पता चलता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी उसका इंक्रीज होगा। ओके, फिर प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा? देखिए इस रिलेशन से हमको ये समझ में आता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर है, तो प्रेशर भी उसका इंक्रीज होगा प्रोवाइडेड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं? प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। ओके, फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इन मॉलिक्यूल्स के पास कुछ वेलोसिटी है, अब ये कुछ वेलोसिटी से जब वॉल को हिट करेंगे, किसी भी वॉल को हिट करेंगे किसी वेलोसिटी से, फिर बाउंस बैक होंगे तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट मोमेंटम डिवाइडेड बाय द एरिया, जिस एरिया पे वो हिट कर रहा है, ओके, यूनिट एरिया, वो देगा फोर्स, वो देगा प्रेशर। ओके, अब इस प्रेशर को हम किसी भी प्रेशर गेज से मेजर कर सकते हैं। ओके, तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जितने ज़्यादा वेलोसिटी से हिट करेगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा और उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूँ, ये कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज करता हूँ, तो देखिए प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि हम इन रिलेशंस के हेल्प से थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर मैं किसी सिस्टम में हीट ऐड करता हूं या रिमूव करता हूं। देखिए अगर रिमूव कर रहा हूं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रहा था, अब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। ओके, बट अगर मैं वॉल्यूम भी डिक्रीज कर दूं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये रिलेशन बहुत हेल्पफुल है थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझने के लिए या किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए। अगर प्रॉब्लम में गिवन है कि हीट ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होंगी। ओके, और ये सब डिराइव होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। इसरो के रिटन एग्जाम में भी एक बार आया था कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है, तो हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है वो हम निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ये डिस्कशन से हमको ये समझ में आता है कि हीट और पावर या वर्क के बीच में रिलेशन है। ओके, और हीट के कारण प्रॉपर्टीज में भी चेंज आता है, तो फिर हीट, पावर या फिर वर्क और प्रॉपर्टीज, इनके बीच में रिलेशन होगा और उसी के स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इसके डेफिनेशन पे हम आते हैं। इट इज स्टडी ऑफ हाउ अ हीट मूवमेंट इनटू और फ्रॉम द सिस्टम इज अफेक्टिंग द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टर ऑफ द सिस्टम। हीट ऐड कर रहे हैं तो देखिए प्रॉपर्टीज चेंज हो रहा था, ये हम डिस्कस कर लिए। ओके, तो इसके स्टडी को हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, या फिर थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस that deals with the heat and work and those properties of the system that bear a relation to heat and work. Okay, means heat, work और वो प्रॉपर्टी जो इनके कारण हीट और वर्क इंटरेक्शन के कारण चेंज हो रहा है, उसके स्टडी को ही हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए ये जो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही, जब भी हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर हो रहा है तो प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी। ये प्रॉपर्टी जो चेंज होते हैं वो कुछ लॉ को फॉलो करता है। वो कौन कौन से लॉ हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, यहां देखिए जीरोथ को मैंने 4th नंबर पे रखा है। ओके, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज इन द लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रीसीड्स द फर्स्ट लॉ हैज बीन सेट फोर्थ। हमने जीरोथ लॉ को 4th नंबर पे रखा है क्योंकि ये 3 जो लॉ है ये डिराइव हो गए थे, उसके बाद जीरोथ लॉ डिराइव हुआ, बट फिर इसको 4th लॉ बोल सकते थे, तो इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों बोले? एक्चुअली जनरल इलेक्ट्रिक के इंटरव्यू में मेरे से ये पूछा गया था कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जीरोथ नंबर क्यों दिया गया, ये 4th नंबर भी हो सकता था। इसको समझते हैं। देखिए अगर कोई बॉडी है ए
और कोई बॉडी है बी। ओके, अब अगर कुछ हीट ट्रांसफ़र होता है बॉडी ए से बी में, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि ए से बी में जो भी हीट ट्रांसफ़र होगा, ए से जो भी निकलेगा वो बी में पूरा जाएगा। इन बिटवीन कुछ भी एनर्जी ना क्रिएट होगा और ना डिस्ट्रॉय होगा। ओके, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, कुछ फॉर्म चेंज हो सकता है बट एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगा ना क्रिएट होगा। ओके, तो ए से बी में भी जा सकता है, बी से ए में भी जा सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि ये ए से बी में तभी जाएगा जब ए का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये हॉट होगा कंपेयर टू बॉडी बी, बॉडी बी कोल्ड होगा कंपेयर टू बॉडी ए, तभी ये स्पॉन्टेनियसली ए से बी में जाएगा। ओके, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि ये जो बॉडी सी है इसको हम कितना भी आइडियलाइज करके, मीन्स बॉडी सी मीन्स कोल्डर बॉडी को हम कितना भी आइडियलाइज करके 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर मीन्स -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम नहीं पहुंचा सकते, कितना भी आइडियलाइज कर दें। ओके, कोई भी बॉडी 0 केल्विन तक नहीं पहुंच सकता। ये है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आप यहाँ ये देखिए कि जैसे सेकेंड लॉ बोला हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा, बट पहले पता तो चले कि कौन सा हॉट बॉडी है और कोल्ड बॉडी है। ओके, तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उस बॉडी का टेम्परेचर पता होना चाहिए। और टेम्परेचर मेजर हम कौन से लॉ के हेल्प से करते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसरो के रिटन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन एक बार आया था कि टेम्परेचर मेजरमेंट या थर्मोमीटर कौन से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है, तो वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। ये सारी लॉज जो है हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओके, ये जस्ट उनका इंट्रोडक्शन है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ बेसिस फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। तो मीन्स टेम्परेचर पता होगा तब तो हम पता कर सकते हैं कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट ज़्यादा बेसिक हुआ। ओके, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ज़्यादा बेसिक हुआ। अब इसको फर्स्ट लॉ से भी पहले आना चाहिए था और फर्स्ट के पहले जीरो आता है, इसलिए इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया नाम। अब देखिए, किसी भी सिस्टम का एनालिसिस हम दो टाइप से कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर कोई सिस्टम है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, ओके, देखिए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं और फिर उसको सम अप करके पूरे सिस्टम का वो प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। मीन्स यहाँ अगर देखिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर आपको कैलकुलेट करना होगा, फिर उसको सम अप करके आप पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज़्यादा इक्वेशन हो जाएगा सॉल्व करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। ये मीन्स ये ज़्यादा एक्यूरेट तो है बट ये टाइम टेकिंग ज़्यादा है। तो ये कब यूज़फुल होगा, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे। जैसे ये सिस्टम हम देखते हैं, अगर आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम है, मीन्स कंटिन्यूम कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं होता। तब जैसे कि रेरिफाइड गैसेस लेते हैं, रेरिफाइड गैसेस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। ओके, तो फिर आप देखिए जैसे ये सिस्टम में 2 मॉलिक्यूल हैं, तो मीन फ्री पाथ देखिए कितना ज़्यादा है, फ्रीली मूव कर सकता है ये मॉलिक्यूल। तो मीन फ्री पाथ इज फार मोर कंपेयर टू साइज ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ओके, या डायमीटर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो फिर इसमें क्या होता है, हम जैसे ये 2 मॉलिक्यूल है, इसके एवरेज हम कैलकुलेट करके पूरे सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बता सकते। यहाँ पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हम सिस्टम का सम अप करके मीन्स पूरे सिस्टम का टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कब हम लगाएंगे, जब कंटिन्यूम अप्रोच वैलिड नहीं रहेगा। ओके, मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम रहेंगे, ओके, या मीन फ्री पाथ ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बट अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सफिशिएंट है, सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पास हैं सिस्टम में, सच दैट मीन फ्री पाथ, यहाँ देखिए 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, जब 2 मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल या कंटेनर के बीच में
जब कोलिजन होता है। तो यहाँ देखिए दो मॉलिक्यूल बहुत पास पास में है तो बहुत फ्रीक्वेंट कोलिजन हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो है बहुत कम हो जाएगा। कम होगा तो ये जो डिस्टेंस है ये कंपेरेबल है आपके साइज ऑफ द मॉलिक्यूल से। तो इस केस में हम कंटिन्यूम कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। ओके, और जब कंटिन्यूम कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है उस केस में हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाते हैं। ओके, अब ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या आता है? इट इज ओनली कंसर्न्ड विद द ग्रॉस और एवरेज इफेक्ट्स ऑफ द एक्शन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स and these effects can be perceived by our senses and measured by instruments। मीन्स यहाँ देखिए अगर ये सिस्टम है और यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये सारे मॉलिक्यूल्स का जो नेट इफेक्ट होगा, एवरेज इफेक्ट होगा, वो किधर? कंटेनर में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, अब मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा के अगर मुझे टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, अपना इफेक्ट कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे और मैं एक थर्मोमीटर लगा के टेम्परेचर मेज़र कर सकता हूँ इस सिस्टम का। अब मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इफेक्ट जो इनका एवरेज इफेक्ट जो ट्रांसफर हो रहा है कंटेनर को, उसको मेज़र कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर प्रेशर मेज़र करना है तो ये कुछ इफेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे कंटेनर के बॉडी पे। ओके, मैं प्रेशर गेज लगाऊंगा और मुझे प्रेशर भी मिल जाएगा। ओके, तो हम इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से कैलकुलेट कर देंगे, या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम। अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज डिफाइंड एज quantity of matter or a region in space upon which attention is concentrated in the analysis of a problem। अब यहाँ देखिए, ये घर में अगर एक रेजिस्टेंस हीटर है, ओके, और ये रेड कलर का जो है ये कॉइल है, तो अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ, ओके, तो क्या होगा? ये हीट रिलीज करना स्टार्ट करेगा बॉडी में थ्रू रेडिएशन और कन्वेक्शन। ओके, तो ये पूरे हाउस में ये हीट रिलीज करेगा। ओके, तो अब अगर मुझे ये पता करना है कि इस कॉइल का टेम्परेचर क्या होगा थोड़ी देर में, अगर मुझे कॉइल का टेम्परेचर पता करना है तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन किधर है? कॉइल के तरफ। तो मैं जिस चीज़ को स्टडी कर रहा होता हूँ वो मेरा सिस्टम होता है, और उसका इफेक्ट जहाँ तक जाता है, ओके, वो होता है सराउंडिंग। ओके, तो ये कॉइल मेरा सिस्टम है और सराउंडिंग मेरा क्या होगा? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग। ये कॉइल के आजू बाजू क्या है? ये घर है। ओके, तो ये घर जो है वो सराउंडिंग है। ये कॉइल का इफेक्ट इस पूरे घर में जाएगा तो वो सराउंडिंग है। ओके, तो सिस्टम जहाँ हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिस चीज़ का प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हमारा सिस्टम है, या जिस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो हमारा सिस्टम है, और उसका इफेक्ट जो आजू बाजू होता है या फिर सिस्टम को छोड़ के जो भी एक्सटर्नल में है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज सराउंडिंग्स। ओके, अब देखिए, इट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच सिस्टम हैज़ टू डू वर्क। ये सराउंडिंग है, ये एक्चुअली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है सिस्टम के लिए जब सिस्टम वर्क करता है, या फिर उल्टा भी इट डज वर्क अगेंस्ट द सिस्टम रेजिस्टेंस, या फिर अगर सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे तो सिस्टम उस समय पे रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बॉडी है हमारा, ओके, और ये अभी रेस्ट पे है, तो अगर इसको मेरे को मूव करवाना है तो कुछ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मैं किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में ये फोर्स लगाऊंगा ना। थर्मोडायनेमिक्स में हम हमेशा किसी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में ही फोर्स लगाते हैं या फिर हम वर्क करते हैं। अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हम कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, अगर ये बॉडी अभी रेस्ट पे है तो क्या रेजिस्टेंस होगा? अगर ये बॉडी को मूव करवाना है तो किस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा? एक तो यहाँ फ्रिक्शन होगा, दूसरा ये बॉडी अभी रेस्ट पे है। ओके, तो इनर्शिया फोर्स। ओके, इनर्शिया फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है।
जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स करता है। मींस अभी ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहना चाहेगा, इसको अगर कुछ वेलोसिटी इंपार्ट करना है तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, तो कुछ भी हम फोर्स जब एग्जर्ट करते हैं या वर्क करते हैं सिस्टम पे, तो यहाँ देखिए ये मेरा सिस्टम है। ओके, और ये जो सरफेस है ये मेरा सराउंडिंग है, तो इसके अगेंस्ट में मैं वर्क कर रहा हूँ। ओके, आगे मैं और एग्जांपल्स लूँगा और इसको और क्लियर करूँगा ये पॉइंट को। ओके, ये जो रेजिस्टेंस पार्ट है ना, ये फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को समझने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अब आप देखिए, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस्टम से इस केस में सिस्टम से सराउंडिंग में कितना हीट जा रहा है, तो सिस्टम मेरा क्या है, ये कॉइल। ओके, और सराउंडिंग मेरा क्या है, दिस हाउस। तो सिस्टम से सराउंडिंग में कितना हीट जा रहा है, Q। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं इस हाउस को अगर पूरा इंसुलेट कर देता हूं, ये पूरा इंसुलेट कर दिया मैंने। ओके, और अब ये कॉइल, ये रेजिस्टेंस हीटर और ये घर, ये दोनों को कंबाइन करके एक नया सिस्टम बनाया, सिस्टम 2। अब मेरा सिस्टम क्या है, ये घर और कॉइल का कॉम्बिनेशन। ओके, ये मेरा सिस्टम है और ये मैं इंसुलेट करके रखा हूं हमारे सिस्टम 2 को। और सराउंडिंग क्या होगा, ये सराउंडिंग 2 ये हो जाएगा मेरे लिए अब। ओके, तो अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सिस्टम 2 से सराउंडिंग में कितना हीट जा रहा है, ओके, तो क्या हीट जा रहा है, 0। क्यों क्या होगा, 0। अब देखिए इंसुलेटेड है तो कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए अभी भी रेजिस्टेंस हीटर जो है वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कर रहा है, लेकिन वो कहाँ जा रहा है, वो सिस्टम में ही रह जा रहा है। सिस्टम 2 क्या, ये पूरा सिस्टम ही है ना मेरा अभी। ओके, तो हीट जो रिलीज हो रहा है वो सिस्टम में ही रह जा रहा है अभी। ओके, और वो सराउंडिंग में नहीं जा पा रहा है, तो अभी हीट ट्रांसफर क्या है, 0 है। पहले केस में क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग। क्यों, क्योंकि उस समय मेरा सिस्टम कुछ और था और सराउंडिंग कुछ और था। तो इसलिए कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले क्या सिस्टम है और क्या सराउंडिंग है वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट है बाउंड्री। देखिए अगर पहले केस में जब कॉइल मेरा सिस्टम था तो आप देखिए और सराउंडिंग क्या था, पूरा हाउस, इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, ये ब्लू कलर का लाइन। ओके, ब्लू कलर का लाइन जो है वो सेपरेट कर रहा है कॉइल और हाउस को। तो ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये मेरा बाउंड्री है। बाउंड्री इज समथिंग विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। और ये जो बाउंड्री है वो फिक्स भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। अब देखिए फॉर सिस्टम 2, जब मैं दूसरा सिस्टम, जब मेरा इलेक्ट्रिक रजिस्टर और ये हाउस दोनों कंबाइंड एक दूसरा सिस्टम बना था, सिस्टम 2। ओके, तो इस केस में मेरा बाउंड्री क्या होगा, ये, क्योंकि सराउंडिंग ये है और ये इनसाइड पूरा मेरा सिस्टम है। ओके, और ये मेरा सराउंडिंग है, तो फिर बाउंड्री क्या होगा, ये ब्लैक कलर का लाइन, ये मेरा बाउंड्री है। ओके, तो सिस्टम और सराउंडिंग के सिलेक्शन के अकॉर्डिंगली ही वो बाउंड्री डिसाइड होता है। ओके, और फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। यूनिवर्स क्या होता है, अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स टुगेदर कंप्राइज अ यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो एक यूनिवर्स होता है। जैसे कि पहले केस के लिए ये कॉइल मेरा सिस्टम था, ओके, और हाउस मेरा सराउंडिंग था, सराउंडिंग 1, इन दोनों को कंबाइन किया तो बना मेरा सिस्टम 2। यही यूनिवर्स है, पहले केस के लिए यही यूनिवर्स है। ओके, तो इसका मतलब यूनिवर्स भी एक सिस्टम ही है, और वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। हम आगे देखेंगे अभी। 3 क्लासेस ऑफ सिस्टम कौन कौन से, क्लोज सिस्टम जिसमें मास फिक्स रहता है, मीन्स नो मास ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, मास ट्रांसफर नहीं होगा। वॉल्यूम कैन चेंज, मूवेबल बाउंड्री, और एनर्जी में ट्रांसफर, मीन्स ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। इसका एग्जांपल हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं डिटेल में। तो देखिए यहाँ मास ट्रांसफर नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर हो सकता है और एनर्जी भी ट्रांसफर हो सकता है, और बाउंड्री जो है वो फिक्स होता है। यहाँ देखिए मूवेबल बाउंड्री था, यहाँ फिक्स बाउंड्री।
आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें ना ही मास ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओके, तो यूनिवर्स जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं थर्मोफ्लास्क। अगर कोई थर्मोफ्लास्क है और उसमें कुछ हॉट फ्लूइड है, इसमें कुछ हॉट फ्लूइड है, ओके, तो ये बहुत देर तक इसका टेम्परेचर उतना ही मेंटेन रह सकता है। ओके, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, फ्लूइड अंदर हॉट रह सकता है बहुत ज़्यादा टाइम तक। ओके, तो क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कुछ एक्स्ट्रा मास ना मैं ऐड कर रहा हूँ और ना रिमूव कर रहा हूँ। ओके, मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। दूसरा, ये जो इसका बॉडी होता है वो बहुत अच्छे से इंसुलेटेड होता है, हीट ट्रांसफ़र के लिए इंसुलेशन रहता है, मींस एनर्जी लीव नहीं करेगा सिस्टम से, सराउंडिंग में नहीं जाएगा, तो हीट अंदर ही इंटैक्ट है। ओके, तो जब हीट लॉस नहीं हो रहा है तो उस फ्लूइड का टेम्परेचर जो हमारा सिस्टम है वो उतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, बहुत स्मॉल अमाउंट से हीट बाहर जाएगा सराउंडिंग में। ओके, नेग्लिजिबल। तो थर्मोफ्लास्क जो है वो एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम का। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं क्लोज सिस्टम का। देखिए ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें ये मेरा सिस्टम है, ये ब्लैक कलर के स्फीयर्स दिख रहे हैं, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो ये मेरा सिस्टम है और ये जो एक्सटर्नल लोड है ये मेरा सराउंडिंग है। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये यूज़ होता है बाइक में या कार में मूव करने के लिए। ओके, बाइक कार को मूव करवाने के लिए, या फिर एज अ रेसिप्रोकेटिंग पंप भी हम यूज़ करते हैं इसको। ओके, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को। तो मेरा सिस्टम क्या है, ये गैस है, और सराउंडिंग क्या है, जो भी एक्सटर्नल लोड है, ओके, वो है। तो जब ये सिस्टम पुश करेगा इस लोड को, तो रेजिस्टेंस क्या है, ये सराउंडिंग ये लोड मेरा रेजिस्टेंस है, इसके अगेंस्ट में ये सिस्टम पुश करेगा। और अगर मेरे को इसको कंप्रेस करना है, नीचे पुश करना है, तो उस समय पे ये लोड इस सिस्टम के अगेंस्ट में वर्क करेगा। ओके, और ये जो रेड कलर का डॉटेड कर्व दिख रहा है, ये क्या है, बाउंड्री, ये सेपरेट कर रहा है सिस्टम को सराउंडिंग से। ये सिस्टम है मेरा और बाकी सब सराउंडिंग है, तो सिस्टम से सराउंडिंग को सेपरेट कौन कर रहा है, ये रेड कलर का कर्व, तो वो बाउंड्री है। तो आप देखिए ये बाउंड्री का साइज चेंज हो रहा है, तो मूवेबल बाउंड्री। ओके, वॉल्यूम कैन चेंज, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देखिए ये डिस्प्लेस हो रहा है जब, तो कंटिन्यूसली इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अभी देखिए ये कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, फिर जब एक्सपैंड होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, एनर्जी में ट्रांसफ़र मीन्स वर्क ट्रांसफ़र भी मिल सकता है, या हीट, देखिए ये हीट रिमूव भी हो रहा है, या फिर हीट हम ऐड भी कर सकते हैं सिस्टम में। ओके, तो एनर्जी में ट्रांसफ़र, और मास हम ऐड नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये परफेक्टली क्लोज है, कहीं से भी हम मास ऐड नहीं कर रहे हैं, तो नो मास ट्रांसफ़र, क्लोज सिस्टम में नो मास ट्रांसफ़र, एनर्जी में ट्रांसफ़र। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। आप ये देखिए जब ये रेसिप्रोकेट कर रहा है तो लिंकेजेस के थ्रू, ये जब रेसिप्रोकेट कर रहा है तो लिंकेजेस के थ्रू हम इसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हमारा बाइक या कार जो है वो मूव करता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ फिक्स वॉल्यूम, मास ट्रांसफर्स अक्रॉस द बाउंड्री। यहाँ देखिए मास एंटर कर रहा है, हमारा सिस्टम क्या है, ये हमारा सिस्टम है और ये हमारा सराउंडिंग है। सिमिलरली ये हमारा सिस्टम है और बाहर आउटसाइड सराउंडिंग है। ओके, तो देखिए मास एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है, तो मास क्रॉस कर रहा है, मास ट्रांसफर द बाउंड्री, इस बाउंड्री को, बाउंड्री रेड कलर का डॉटेड लाइन हमारा बाउंड्री है, तो बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है और यहाँ भी क्रॉस कर रहा है। ओके, तो मास एंटर करेगा और लीव करेगा, यहाँ भी देखिए क्रॉस करता हुआ मास एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है। एनर्जी में ट्रांसफ़र, ओके, यहाँ देखिए हीट लीव कर रहा है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, हीट जा रहा है। अगर ये इंसुलेटेड होता तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, तो उस केस में क्या है, मास ट्रांसफ़र तो हो रहा है बट
हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, इसलिए ये मे वर्ड यूज किया गया है, एनर्जी मे ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी। वर्क जो है आप देखिए ये सराउंडिंग से सिस्टम में ये बाउंड्री को क्रॉस करता हुआ आ रहा है, इसको ये पंप है, पंप को रोटेट करने के लिए कुछ वर्क ट्रांसफर करना पड़ेगा, शाफ्ट वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए ये सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, ओके, तो ये वर्क ट्रांसफर है। सिमिलरली ये हीट जा रहा है सिस्टम से सराउंडिंग में, तो ये हीट ट्रांसफर है। इसलिए ये ट्रांसफर वर्ड हमने यूज़ किया है वर्क और हीट के साथ, तो इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ओके, जब हम वर्क और हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी ये क्या होता है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम बाय विच इट्स फिजिकल कंडीशन में बी डिस्क्राइब्ड, वो होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे दो बाइक है, ओके, और उसका दो बाइक के पिस्टन सिलेंडर को हम कंपेयर करते हैं, ओके। एक बाइक है हमारा 300 सीसी का, ओके, और एक बाइक है हमारा 600 सीसी का, ओके। अब ये सीसी क्या डिसाइड करता है? ये डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, ये कितना डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का, ओके। अब ज़्यादा 600 सीसी मीन्स ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है, तो आप ये देखिए ज़्यादा वॉल्यूम है तो इसका साइज भी बड़ा होगा, तो ये इसके फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है, वॉल्यूम इसके फिजिकल कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब क्योंकि ये ज़्यादा वॉल्यूम है तो ये ज़्यादा पीक प्रेशर डेवलप कर पाएगा, ओके। ज़्यादा पीक प्रेशर डेवलप करेगा तो ये ज़्यादा पावर आउटपुट दे पाएगा, ओके। मीन्स पावर आउटपुट ज़्यादा कब देगा? जब ज़्यादा पीक प्रेशर डेवलप कर पाएगा। तो ये इसके कैरेक्टर को बता रहा है, ओके, मीन्स। और ये हम कैसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ओके। यहाँ देखिए ये स्मॉल सिलेंडर है तो ये कम पीक प्रेशर डेवलप कर पाएगा, इस केस में कम पीक प्रेशर डेवलप कर पाएगा तो कम पावर आउटपुट मिलेगा हमको। तो ये पावर आउटपुट हम कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं? इसके प्रेशर और वॉल्यूम, इन दो चीज़ों के कारण, ओके। फिर आते हैं टेम्परेचर भी, क्या टेम्परेचर होगा? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे इंटरनल एनर्जी जो अंदर में फ्लूइड होगा उसका इंटरनल एनर्जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या डिफाइन कर रही हैं? उसके फिजिकल कंडीशन को या उसके कैरेक्टर को बता रहा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो होता है सिस्टम का प्रॉपर्टी, जो उसके कैरेक्टर या उसके फिजिकल कंडीशन को बताता है। यहां भी हम देखते हैं, देखिए ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है यहाँ पास, ओके। तो अगर ये कंडीशन हम लेते हैं, अभी अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है, प्रेशर हाई है सिस्टम का, गैसेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये इतना लोड हैंडल कर सकता है, ओके। तो इसके पास ये प्रॉपर्टी है और ये लोड ये हैंडल कर सकता है। अगर हम एक्सपैंड कर दें तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब देखिए पिस्टन इधर है तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया। प्रेशर रिड्यूस हो गया तो अब ये कम लोड हैंडल कर सकता है, ओके। तो यहां भी देखिए प्रेशर और वॉल्यूम से हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि इसका एक तो फिजिकल कंडीशन क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये कितना लोड हैंडल कर सकता है, ओके। और हर स्टेट पे देखिए, हर डिफरेंट कंडीशन में, जब ये यहाँ था तो अलग लोड हैंडल कर पा रहा था, एक ही सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, एक ही सिस्टम जब यहाँ था तो अलग लोड हैंडल कर पा रहा था और यहाँ था तो अलग लोड हैंडल कर पा रहा था। तो एक ही सिस्टम का अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो पहला है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहां इन पे ध्यान दीजिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, वो प्रॉपर्टी सिस्टम का जो मास पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, ओके। जैसे कि देखिए अगर मैं इस लोकेशन पे
टेम्परेचर मेज़र करूं और पूरे सिस्टम का टेम्परेचर मेज़र करूं, क्या आएगा? सेम आएगा। क्या ये मास पे डिपेंड कर रहा है? नहीं। मैं मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए। ओके, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल नहीं, मैं बस इस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, मीन्स सरफेस पे सिलेंडर है, सिलेंडर के सरफेस पे इस लोकेशन पे अगर मैं टेम्परेचर मेज़र करूँ, जो आएगा वो पूरा ही सिस्टम का टेम्परेचर होगा, उतना ही होगा। तो ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर आप किसी जार में, ओके, आप फ्लूइड कंसिडर करें, कोई फ्लूइड है। अब इस पूरे फ्लूइड का डेंसिटी या विस्कोसिटी और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, आप यहाँ से थोड़ा अमाउंट ऑफ फ्लूइड ले लें, ओके, इसका डेंसिटी या विस्कोसिटी डिफरेंट होगा क्या? नहीं। तो ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वेरीज डायरेक्टली विथ मास। वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है और वो डायरेक्टली वेरी करता है। जैसे देखिए, इतने पोर्शन पे जो वॉल्यूम होगा, गैस का वॉल्यूम होगा वो, और पूरे ही पोर्शन का गैस का वॉल्यूम होगा, डिफरेंट है। अब इतने पोर्शन का मास कम है, ओके, तो उसका वॉल्यूम अलग है। ये पूरे पोर्शन का मास ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली इतने पोर्शन का जो गैस है उसका जो एनर्जी कंटेंट होगा, उसमें जो एनर्जी होगा, और पूरे सिस्टम का, पूरा ये सिस्टम का जिसका मास ज़्यादा है उसका अगर मैं एनर्जी कंटेंट देखूं तो वो ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। और कंपेयर टू ये पूरे सिस्टम का, तो अब ये मास पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो स्पेसिफिक बन जाता है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो जाता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर मैं मास से डिवाइड करूं तो स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है, और वही होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां देखिए एग्जांपल के लिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये एंथैल्पी है, प्रॉपर्टी है एंथैल्पी, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, अब इसको अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो किस में हो जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स ये एंथैल्पी है, मास से डिवाइड किया, स्मॉल एच स्पेसिफिक एंथैल्पी है। ये वॉल्यूम है, मास से डिवाइड किया, स्मॉल वी स्पेसिफिक वॉल्यूम। इंटरनल एनर्जी, दिस इज स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। दिस इज एंट्रोपी, दिस इज स्पेसिफिक एंट्रोपी। ओके, तो किसी भी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाता है। नेक्स्ट है स्टेट। What all properties a system is having at some instant defines its state of a system। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई पर्सन है और उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो उसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा, उसके पास अच्छे खासा प्रॉपर्टी होगा, और वो एक अच्छे स्टेट पे होगा उस समय पे। ओके, अब अगर उसका बिजनेस लॉस में गया, ओके, तो प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। ओके, और प्रॉपर्टी कम होगा तो वो दूसरे स्टेट में आ जाएगा, अब वो कुछ कंपैरेटिवली बुरे स्टेट में चला जाएगा। ओके, तो जब भी प्रॉपर्टी में चेंज आता है तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। तो जो भी प्रॉपर्टी किसी चीज़ के पास होता है, ओके, कोई भी सिस्टम के पास जो प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी के कारण उसका स्टेट डिफाइन होता है। जैसे कि ये प्रेजेंट एग्जाम्पल हम लेते हैं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। यहां पास इस सिस्टम के पास कुछ प्रेशर है, ओके, और कुछ वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। तो इस प्रेशर और इस वॉल्यूम, ये प्रॉपर्टी के कारण इसका एक स्टेट डिफाइन हो गया। पॉइंट 2। ओके, नेक्स्ट, अब अगर ये कंप्रेस होता है, ओके, अब इसमें हम लोड अप्लाई करते हैं और ये कंप्रेस होता है, तो फिर देखिए इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हुआ। ओके, प्रॉपर्टी चेंज हुआ तो ये इस स्टेट पे आ गया।
अब ये दूसरे स्टेट पे है। ओके, दूसरे स्टेट मीन्स अब ये ज़्यादा लोड हैंडल कर सकता है। पहले जो स्टेट 2 पे था उस समय पे बस वो लोड 1 को हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसके पास जो प्रॉपर्टी प्रेशर जो है वो कम था। जब इस स्टेट पे आया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा लोड हैंडल कर सकता है। ओके, अब इस चीज़ को करने के लिए, इसके प्रॉपर्टी को चेंज लाने के लिए हमको कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है। वो हमने क्या ऑपरेशन किया? हमने लोड अप्लाई किया। लोड जब एक्स्ट्रा हमने वर्क किया, लोड अप्लाई किया मीन्स हमने वर्क किया इस सिस्टम पे, और जब वर्क करते हैं तो उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। मीन्स जब भी सिस्टम का हीट या वर्क इंटरेक्शन होगा तो उसका प्रॉपर्टी चेंज होगा, और प्रॉपर्टी चेंज होगा तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमको स्टेट समझ में आ गया, चेंज ऑफ स्टेट समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज आर द कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ सिस्टम। जैसे यहां देखिए पीवी कोऑर्डिनेट है ये। ओके, प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट है। तो अगर मुझे इसका प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो मैं ये कोऑर्डिनेट फिक्स कर सकता हूं, ये एक पॉइंट फिक्स कर सकता हूं। ओके, और ये क्या है? उस सिस्टम का स्टेट। तो ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं ये कोऑर्डिनेट होते हैं जो सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो कुछ भी, अगर टेम्परेचर एंट्रोपी पता है तो भी आप ये स्टेट उसका फिक्स कर सकते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे ये प्रॉपर्टीज है, इनमें से कोई भी अगर आपको पता है, दो प्रॉपर्टी पता है, आप स्टेट फिक्स कर सकते हैं। अब दो तो इस पर्टिकुलर केस के लिए है। जनरलाइज वे में ये इक्वेशन है। ओके, किसी भी सिस्टम के स्टेट को फिक्स करने के लिए, ओके, या कितने इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड हैं उसके स्टेट को फिक्स करने के लिए, वो गिब्स फेस रूल से पता चलता है। ये एफ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू फिक्स अ स्टेट। तो अगर जैसे ये कंडीशन लेते हैं, अगर ये इनसाइड गैस है या एयर है, ओके, तो एक ही कंपोनेंट है। सी जो है वो कंपोनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट है। ओके, तो अगर एक ही कंपोनेंट है, गैस ही है, तो सी की वैल्यू 1। अगर दो कंपोनेंट है जो केमिकली रिएक्ट नहीं कर सकते तो फिर सी की वैल्यू 2। तो यहाँ बस एयर है तो सी की वैल्यू 1। फाई जो है वो फेस है, मीन्स यहाँ देखिए एयर है और पूरा जब ये मूवमेंट होगा, पिस्टन का मूवमेंट होगा तो उसका फेस चेंज नहीं होगा। मीन्स सॉलिड्स, ये गैस स्टेट में है तो गैस से वो सॉलिड या लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में ही रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर चेंज होता है, अगर फेस चेंज होता है जैसे गैस से लिक्विड में होता है तो फाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। बट यहाँ फाई मतलब एक ही फेस में रह रहा है सिस्टम हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस, तो फाई की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। जब यहाँ पुट करेंगे तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? 2। मीन्स दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में उसके स्टेट को फिक्स करने के लिए। ओके, नाउ वंस अ सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आर स्पेसिफाइड, मीन्स अगर ये सफिशिएंट नंबर, जैसे इस केस के लिए दो प्रॉपर्टी चाहिए थे, दो प्रॉपर्टी से हमने उसका स्टेट फिक्स कर दिया। एक बार आपने स्टेट फिक्स कर दिया तो फिर द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज एज्यूम सर्टेन वैल्यूज ऑटोमेटिकली। बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज एज्यूम कर लेंगे। जैसे कि इस स्टेट को फिक्स करने के लिए मुझे कुछ प्रेशर और वॉल्यूम पता था और ये स्टेट फिक्स हो गया। ओके, अब अगर ये आइडियल गैस है तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो मैं टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, देखिए प्रेशर और वॉल्यूम बस मुझे पता है, टेम्परेचर मैं इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया। ओके, वैसे ही इंटरनल एनर्जी जो होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी एम सी वी टी होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, तो हम इंटरनल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही एंथैल्पी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर बस दो प्रॉपर्टी हमको पता है तो उसके सारे प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही मीन्स जब हम स्टीम टेबल पढ़ते हैं तो वहाँ देखिए हम दो प्रेशर या टेम्परेचर दो प्रॉपर्टी देखते हैं और उसके बाद हम उसके करस्पॉन्डिंग सारा इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम हम सब कैलकुलेट कर पाते हैं, देख पाते हैं टेबल से। ओके, तो बस दो प्रॉपर्टी हमको पता होना चाहिए और बाकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, मीन्स वो फिक्स हो जाती हो वो वैल्यूज। ओके, और वो कैसे आता है? इन रिलेशंस की हेल्प से, जो डिफाइंड रिलेशंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पाथ। पाथ क्या होता है? द सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच
a system passes during a process is called path of the process. ओके अब देखिए ये बहुत सारे स्टेट, अब स्टेट क्या होता है हम ऑलरेडी जानते हैं. ओके अब ये बहुत सारे स्टेट से होता हुआ जा रहा है. अब जब इस स्टेट को हम ज्वाइन करेंगे तो कुछ कर्व मिलेगा, वो कर्व ही पाथ है. ये इस पाथ ए को फॉलो करता हुआ 1 से 2 गया. अब देखिए 2 से 1 भी है, बहुत सारे स्टेट को फॉलो करता हुआ 2 से 1 आया, फॉलोइंग पाथ बी. ओके तो जब भी स्टेट पॉइंट, सीरीज ऑफ स्टेट पॉइंट को हम जब पास मीन्स ज्वाइन करते हैं तो हमको पाथ मिलता है. नेक्स्ट है प्रोसेस. प्रोसेस क्या होता है? व्हेन पाथ इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड द चेंज ऑफ स्टेट इज प्रोसेस. मीन्स अगर मैं कुछ एक्टिविटी फिक्स कर दूं, जैसे कि इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से. अगर किसी पर्सन को लोकेशन 1 से लोकेशन 2 पे जाना है तो इसके पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं. ओके बट अगर मैं किसी एक्टिविटी को फिक्स कर दूं, मीन्स आपको ये एक्टिविटी फॉलो करते हुए जाना है, मीन्स आपको कुछ अचीव करना है. अगर मैं ये बोलूं कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करते हुए लोकेशन 1 से लोकेशन 2 जाना है तो आपको कुछ पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा, तो वो किसी एक पाथ पे ही पॉसिबल है. ओके तो उस पाथ को हम प्रोसेस बोल देते हैं. जैसे कि ये पिस्टन, जैसे अगर देखिए ये एक्सपैंड हो रहा है, तो ये एक्सपैंड होते समय अगर मैं ये चाहता हूँ कि प्रेशर कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इसको कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली, सो दैट प्रेशर कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगा. या देखिए ये कंप्रेस हो रहा है, तो अगर मैं चाहूँ कि टेम्परेचर इसका मेंटेन रहे, कांस्टेंट रहे, ओके तो इसको कुछ एक्टिविटीज़ फॉलो करने पड़ेंगे सच दैट जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे. तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, कोई क्वांटिटी, कोई प्रॉपर्टी को फिक्स कर रहा हूँ और उसको फिक्स करने के लिए कुछ अचीव करना पड़ेगा. तो एक ही ऐसा पाथ होगा जिसमें वो क्वांटिटी मेरा मीन्स वो जो प्रॉपर्टी है मेरा फिक्स रह सकता है. जैसे देखिए ये सिस्टम है, स्टेट पॉइंट 1 से स्टेट पॉइंट 2 पे बहुत सारे पाथ ए बी सी 3 पाथ से जा सकता है. ओके लेकिन अगर मैं फिक्स कर दूं कि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके चलना है, ओके तो उसको कुछ एक्टिविटी फॉलो करना पड़ेगा, फिक्स एक्टिविटी, और वो किसी एक ही पाथ पे पॉसिबल है. तो वो पर्टिकुलर पाथ जो है वो प्रोसेस हो जाएगा, बाकी दूसरे पाथ ही हैं. तो अब ये डिफरेंस समझ में आ गया हमको पाथ और प्रोसेस में. अब कुछ कॉमन प्रोसेसेस हैं, जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोबारिक बोलते हैं. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया. ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया. कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा मींस आइसोथर्मल बोलते हैं उसको, आइसोथर्मल प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस, जब हीट ट्रांसफर जीरो हम कंसिडर करेंगे. ओके तो ये कुछ जनरल प्रोसेस हैं. फिर एक और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ओके अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन है इनका. नेक्स्ट है साइकिल. When a system in a given initial state goes through a number of different changes of state or processes and finally returns to its initial state, the system has undergone a cycle. Means एक सिस्टम अगर इनिशियल स्टेट, जैसे यहाँ देखिए ये पिस्टन अभी इस स्टेट पे है, ओके स्टेट मीन्स कुछ प्रेशर और वॉल्यूम था, अभी ये एक्सपैंड हो रहा है, ओके और अभी ये दूसरे स्टेट पे पहुँच गया, ये स्टेट 2 पे पहुँच गया. ओके अब वापस से ये कंप्रेस होगा, ओके और कंप्रेस होके फिर से इसी स्टेट पे पहुंच जाएगा. ओके मीन्स 1 से स्टार्ट किया, फिर 2 पे गया, फिर किसी पाथ को फॉलो करता हुआ वो वापस से 1 पे आ गया. जब वो इनिशियल स्टेट से मीन्स किसी स्टेट पे से स्टार्ट करके इनिशियल स्टेट पे आ जाता है तो वो एक साइकिल कंप्लीट करता है. ओके द सिस्टम हैज़ अंडरगॉन अ साइकिल. और उस समय पे at the conclusion of a cycle all the properties have the same value as they had at the beginning. मीन्स अब देखिए 1 पे कुछ प्रेशर या वॉल्यूम होगा, जब वो वापस से साइकिल कंप्लीट करके 1 पे आएगा तो प्रेशर और वॉल्यूम उतना ही रहेगा, क्योंकि एक स्टेट पे वो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू तो फिक्स ही रहती है. ओके अब यहाँ देखिए हमने 2 पाथ दिखाए, पाथ ए और बी. हम कितने भी नंबर ऑफ पाथ से
पाथ को फॉलो करते हुए स्टेट पॉइंट 1 पे वापस आ सकते हैं, इनिशियल स्टेट पे वापस आ सकते हैं। जैसे ये अभी देखें 1 से 2 ए को फॉलो करता हुआ, फिर कुछ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, फिर कुछ जनरल प्रोसेस, और ऐसा हम फॉलो करते हुए हम स्टेट पॉइंट 1 पे आ सकते हैं। ओके, तो कितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टेट पॉइंट 1 पे अगर हम आ जाते हैं तो ये साइकिल कंप्लीट होता है। अब एक कंफ्यूजन रहता है रिवर्सिबल प्रोसेस में और ये साइकिल में, वो ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस में भी तो सिस्टम इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। उसके डेफिनेशन में यही हम बोलते हैं, अगर कोई सिस्टम अपने इनिशियल स्टेट पे आ जाए तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। डिफरेंस क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में वो जिस पाथ को फॉलो करता हुआ 1 से 2 गया, जैसे ए पाथ को फॉलो किया, अब वो उसी पाथ को फॉलो करता हुआ 2 से 1 आएगा, पाथ वही रहेगा दोनों ही टाइम पे। मीन्स 1 से 2 के जाते समय भी ए पाथ ही फॉलो करना है, 2 से 1 पे आते समय भी ए पाथ को ही फॉलो करना है और इनिशियल स्टेट 1 पे आना है। ओके, बट साइकिल में वो कितने भी नंबर ऑफ पाथ को फॉलो करता हुआ इनिशियल स्टेट पे आ सकता है। ओके, ये डेफिनेशन है साइकिल का। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। थैंक यू।